साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपीएससी 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 5 जून 2022 को होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और जो हम लोग टेस्ट देख रहे हैं, यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से टेस्ट नंबर 6 को देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि जिसमें आपके आधुनिक भारत और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को समाहित किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस पूरे 100 प्रश्नों को हम लोग 2 वीडियो में करेंगे। इस पहले वीडियो में 50 प्रश्नों को और नेक्स्ट जो 50 प्रश्न रहेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1931 के गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें शामिल थीं? तो पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस ज्यादतियों की सार्वजनिक जांच, तो ये इसमें शामिल नहीं था। कांग्रेस का प्रस्ताव था परंतु ये माना नहीं गया था। दूसरा, हिंसा के दोषी नहीं पाए गए सभी राजनीतिक बंदियों की तत्काल रिहाई, ये था। तीसरा, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार, ये भी था। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला नहीं था, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करना था। राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस सम्मेलन का बहिष्कार किया गया था। अतः सरकार ने कांग्रेस के साथ एक समझौते पर बातचीत करने का प्रयास किया ताकि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा ले। अंततः कांग्रेस की ओर से गांधी जी के द्वारा तथा सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन के द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह एक ऐसा कार्य था जो आधिकारिक तौर पर शायद ही लोकप्रिय हुआ था, क्योंकि इसने कांग्रेस को सरकार के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया था। जो ये समझौता हुआ था, इसमें जो शामिल चीजें थी उसमें था हिंसा के लिए दोषी नहीं पाए गए सभी राजनीतिक बंदियों की तत्काल रिहाई, अभी तक वसूल नहीं किए गए सभी जुर्माने को स्थगित कर दिया जाए तथा जब्त की गई भूमि की वापसी जिसे अभी तक किसी तृतीय पक्ष को नहीं बेचा गया है। इसके अतिरिक्त त्यागपत्र देने वाले सरकारी कर्मचारियों के साथ नरमी बरती जाएगी। तो ये शामिल थे। देखिए, इसके अतिरिक्त सरकार ने समुद्र तट के निकट स्थित गांवों को उपभोग हेतु नमक बनाने के अधिकार के साथ साथ शांतिपूर्ण और अनाक्रामक अथवा अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन के अधिकार को भी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। यद्यपि कांग्रेस के द्वारा पुलिस ज्यादतियों की सार्वजनिक जांच की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, परंतु जांच के लिए गांधी जी के आग्रहपूर्ण अनुरोध को समझौते में शामिल किया गया था। कांग्रेस अपनी ओर से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए सहमत हो गई। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि तिलक की होम रूल लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत होम रूल लीग की या होम रूल की विचारधारा के प्रचार प्रसार हेतु धार्मिक त्योहारों का एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में प्रयोग किया गया, तो यह कथन सही नहीं है। दूसरा, लीग की मांगों में स्वराज, भाषाई राज्यों का गठन और स्थानीय भाषा में शिक्षा शामिल था, यह सही है। तो यहां पर आपका केवल दूसरा वाला कथन सही, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में बेलगाम में आयोजित बॉम्बे प्रांतीय सम्मेलन में की और एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग के गठन की घोषणा सितंबर 1916 में की थी। इस प्रकार से तिलक का होम रूल लीग पहले स्थापित हुआ था। तो जो आपका एनी बेसेंट का होम रूल लीग था, इसके संगठन सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। दोनों लीग ने अपनी गतिविधियों के विशिष्ट क्षेत्रों का निर्धारण करते हुए किसी भी तरह के टकराव से बचने का प्रयास किया। तिलक की लीग को महाराष्ट्र में बॉम्बे शहर को छोड़ करके महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में कार्य करना था और एनी बेसेंट की लीग को शेष भारत का प्रभार दिया गया था। देखिए, इसके अतिरिक्त जो तिलक का जो होम रूल था, उन्होंने यह प्रसारित किया कि होम रूल आंदोलन के द्वारा प्राप्त स्वराज कैसा होगा। उन्होंने स्वराज के प्रश्न को भाषाई राज्यों के गठन और स्थानीय भाषा में शिक्षा की मांग के साथ जोड़ दिया था। इस प्रकार उनके होम रूल लीग की प्रमुख मांगें स्वराज, भाषाई राज्यों का गठन और स्थानीय भाषा में शिक्षा थी। तिलक ने राष्ट्रवाद का प्रचार करने के लिए गणेश पूजा और शिवाजी महोत्सव का प्रयोग स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया था। उन्होंने होम रूल की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने हेतु धार्मिक त्योहारों का एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में प्रयोग नहीं किया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे 3 कथन दिए गए हैं। पहला, कमीशन के सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, यह कथन आपका सही है। दूसरा, कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश भारत में आगे के संवैधानिक सुधारों के प्रश्न पर विचार करने के लिए की गई थी, यह कथन भी आपका सही है। तीसरा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट में ब्रिटिश भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की सिफारिश की गई थी,
ये कथन आपका सही नहीं है। तो यहां पे पहला दूसरा सही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें। तो देखिए, नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय विधिक आयोग या इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन की नियुक्ति की ताकि आगे के संवैधानिक सुधारों के प्रश्न पर विचार किया जा सके। इस आयोग को लोकप्रिय रूप से इसके अध्यक्ष जॉन साइमन के नाम पर साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसका गठन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार के द्वारा किया गया था। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसके विरोध का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था। वर्ष 1927 के मद्रास अधिवेशन में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रत्येक स्तर पर एवं प्रत्येक स्वरूप में आयोग के बहिष्कार करने का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने भी कांग्रेस के निर्णय का समर्थन किया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन के बॉम्बे आगमन के साथ ही कार्रवाई अर्थात विरोध प्रदर्शन जो है आरंभ हो गया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है और अन्य माध्यमों से भी यह एक प्रतिगामी दस्तावेज था। इसने नरमपंथियों सहित सभी राष्ट्रवादी नेताओं को निराश किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहां पे आपके 3 कथन दिए गए। तो देखिए, इसमें पहला है, इसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। ये वाला कथन आपका इसमें पूछा है कौन सही है? सही है। दूसरा, इसने प्रांतीय विधानसभाओं को धर्म के आधार पर 2 समूहों में विभाजित करने का प्रस्ताव किया। ये गलत है। 3 समूहों में विभाजित किया गया था, परंतु वो धर्म के आधार पर नहीं। अभी बात करते हैं उसकी। तीसरा, इसने रक्षा, मुद्रा और संचार को नियंत्रित करने वाले एक साझा केंद्र का प्रावधान किया। तो देखिए, इसमें क्या था? रक्षा, विदेशी मामले और संचार दिल्ली स्थित केंद्र सरकार के अधीन होना था। तो पहला यहां पर केवल सही है, दूसरा और तीसरा सही नहीं है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। तो वर्ष 1946 में भारतीय समस्या का परस्पर सहमत से समाधान खोजने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आता है। मिशन ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ वार्ता की तत्पश्चात एक अखंड भारत की स्थापना के लिए अपनी योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कैबिनेट मिशन में भारत के राज सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर शामिल थे। कैबिनेट मिशन ने अविभाजित भारत की सिफारिश की और मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। वर्तमान प्रांतीय विधानमंडलों को 3 खंडों में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव किया गया, जिन्हें समूह गठन पर निर्णय लेने के लिए अलग से बैठक करनी थी। समूह का में इसमें मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, बिहार एवं मध्य प्रांत एवं उड़ीसा शामिल थे। वहीं भाग खा में इसमें पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं सिंध शामिल थे। भाग गा में इसमें बंगाल और असम शामिल थे। और इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया कि रक्षा, विदेशी मामले एवं संचार दिल्ली स्थित केंद्र सरकार के अधीन होंगी, जबकि सभी शेष शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद रियासतों के प्रति ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से नीतिगत उपाय अपनाए गए? तो देखिए, पहला, अंग्रेजों ने रियासतों के प्रति विलय की नीति को त्याग दिया। सही है। दूसरा, अंग्रेजों ने रियासतों के दिन प्रतिदिन के मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। ये गलत है, बिल्कुल प्रारंभ रखा था। तीसरा, रियासतों को पूर्णतः ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को भारतीय राज्यों के प्रति उनकी नीति के कुछ पहलुओं को पूर्णतः बदलने के लिए प्रेरित किया। जैसे 1857 से पहले अंग्रेजों ने देशी रियासतों का विलय करने के प्रत्येक अवसर का लाभ उठाया। 1857 के बाद इस नीति को त्याग दिया गया। इसके अतिरिक्त वारिसों या उत्तराधिकारियों को गोद लेने के राजाओं के अधिकार का सम्मान किया जाएगा तथा उनके क्षेत्रों की अखंडता को भविष्य में विलय के विरुद्ध गारंटी दी गई, ऐसा भी प्रावधान किया गया। दूसरी ओर कुछ पुरानी नीतियों को 1857 के विद्रोह के बाद भी लागू किया गया था। जैसे शासकों या राजाओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने की कीमत के रूप में ब्रिटेन को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्वीकार करने के लिए विवश किया गया। वर्ष 1876 में महारानी विक्टोरिया ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश संप्रभुता स्थापित करने हेतु भारत की महारानी की उपाधि धारण की। तो इसमें जो आपका तीसरा कथन ये सही हो जा रहा है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों के द्वारा देशी रियासतों के आंतरिक शासन के अधीक्षण के अधिकार का भी दावा किया गया। उन्होंने न केवल रेजिडेंटों के माध्यम से दिन प्रतिदिन के प्रशासन में हस्तक्षेप किया, बल्कि मंत्रियों एवं अन्य उच्च
अधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें हटाने के अधिकार पर भी बल दिया। कभी कभी शासकों को ही हटा दिया जाता था या उन्हें उनकी शक्तियों से वंचित कर दिया जाता था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गांधी जी के द्वारा राष्ट्र को दिए गए निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, सरकारी सेवकों से कहा गया कि वे त्यागपत्र दें और खुले तौर पर कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करें। ऐसा नहीं कहा गया था। उन्हें त्यागपत्र देने के लिए नहीं कहा गया था, परंतु कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करने के लिए जरूर कहा गया था। दूसरा, सैनिकों से कहा गया कि वे अपने पद न छोड़ें, अपितु लोगों पर गोली चलाने से इंकार कर दें। यह सही है। तीसरा देखें तो गांधी जी ने रियासतों से कहा कि वे विदेशी सत्ता के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने के बजाय अपने ही लोगों की संप्रभुता को स्वीकार करें। यह भी सही है। चौथा, किसान भू राजस्व का भुगतान करने से मना कर दें और रईतें जो है किसी भी जमींदार को कोई कर देने से साफ इनकार कर दें। यह सही नहीं है। तो यहां पर दूसरा और तीसरा ही सही है, पहला और चौथा गलत है, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाता है। देखिए, बॉम्बे के गोलिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में गांधी जी ने अपने भाषण में लोगों के विभिन्न वर्गों को विशिष्ट निर्देश दिए। सरकारी सेवकों से कहा गया कि वे अपना त्यागपत्र न दें, अपितु उन्हें खुले तौर पर कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करनी चाहिए। वहीं सैनिकों को निर्देश दिया गया कि वे भी अपने पदों का त्याग न करें, बल्कि वे हमारे अपने लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। शासकों से कहा गया कि विदेशी सत्ता के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने के बजाय अपने लोगों की संप्रभुता स्वीकार करें। छात्रों से कहा गया कि यदि वे आश्वस्त हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक वे दृढ़ बने रह सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ दें। किसानों के लिए वे ऐसे किसान जिनमें साहस है और वे अपना सब कुछ जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं को भू राजस्व का भुगतान करने से मना कर देना चाहिए। ऐसा भी प्रावधान इसमें किया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तिभागा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बटाईदार भूमि से होने वाली उपज के 1/3 की मांग कर रहे थे। यह गलत है, 2/3 की मांग कर रहे थे। दूसरा, इस आंदोलन की मांगों की जांच हेतु फ्लाइट कमीशन का गठन किया गया था। फ्लाइट कमीशन की जो सिफारिशें थी उसी के आधार पर यह आंदोलन जो है आया था। तो देखिए, यहां पे दोनों ही कथन गलत हैं, पहला और दूसरा दोनों ही गलत हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1946-47 में बंगाल क्षेत्र के बटाईदारों ने क्षेत्र के जोतदारों के विरुद्ध तिभागा आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए, बटाईदार जोतदारों के अधीन बड़े कृषि क्षेत्रों में खेती करते थे, जो फसल की कटाई के बाद आधी फसल जोतदारों को सौंप देते थे। बटाईदार भूमि से होने वाली उपज के 2/3 भाग की मांग कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों की इसमें व्यापक भागीदारी थी। उत्तर बंगाल इस आंदोलन का केंद्र था। बटाईदारों की मांगों को बंगाल सरकार अस्थायी नियमन विधेयक में शामिल किया गया था। बंगाल बटाईदार टेम्पोररी रेगुलेशन बिल में जोतदारों के अनुरोध पर पुलिस ने बटाईदारों को दबा दिया और मार्च 1947 के अंत तक आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया था। और इस आंदोलन की मांगें फ्लाइट कमीशन की सिफारिश पर आधारित थी, जिसे बंगाल भू राजस्व आयोग के रूप में भी जाना जाता है, जिसने वर्गदारों या बटाईदारों को उपज का 2/3 हिस्सा देने की सिफारिश की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 में होता है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित हुई थी? तो कांग्रेस नरमपंथी एवं गर्मपंथी सबों में विभाजित हो गया? नहीं, ये 1906 में नहीं, 1907 में हुआ था, तो ये गलत है। दूसरा, स्वशासन का प्रस्ताव सही है। राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव ये भी सही है। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव ये 1931 का जो कराची अधिवेशन होता है वहां पे इसको लाया गया था। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला चौथा गलत है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या था, 1906 का कांग्रेस अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। कांग्रेस को 2 समूहों अर्थात नरमपंथियों और गर्मपंथियों में विभाजित होने से बचाने हेतु उन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इस अधिवेशन में बंगाल के विभाजन पर प्रस्ताव, स्वशासन या स्वराज का प्रस्ताव, स्वदेशी पर प्रस्ताव, बहिष्कार पर प्रस्ताव और राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रस्ताव इसको पारित किया गया था। जबकि राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रस्ताव जो है ये कराची में आयोजित कांग्रेस के 1931 के अधिवेशन के दौरान पारित किया गया। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन के दौरान मूल या मौलिक अधिकारों पर भी प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे चलते हैं, स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के पश्चात हुआ था। सही है। अगला देखते हैं, इसे कांग्रेस के भीतर समूह के रूप में कार्य करना था। यह भी सही है। पार्टी ने 1923 के चुनाव में केंद्रीय विधानसभा में 50% से अधिक निर्वाचित सीटों का
सीटों पर सफलता पाई थी? नहीं, 40% से अधिक सीटों पर था ना कि 50। तो पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है। तीसरा जो है आपका वो सही नहीं है, तो ए ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में सी आर दास, जो कि अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, ने विधायिकाओं में प्रवेश करने का प्रस्ताव रखा, किंतु यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। तो सी आर दास और अन्य नेताओं ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया। दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसमें दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू सचिवों में से एक थे। नई पार्टी को कांग्रेस के भीतर एक समूह के रूप में कार्य करना था। इसने कांग्रेस के एक कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों को स्वीकार कर लिया था। यह था इसका परिषद के चुनाव में भाग लेना। स्वराजवादियों ने केंद्रीय विधानसभा की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटों पर सफलता प्राप्त की और अन्य भारतीय समूहों के सहयोग से अंग्रेजों को उन्हें बार बार केंद्रीय सभा में सरकार को पराजित किया। मार्च 1925 में ये जो स्वराज दल था या स्वराज पार्टी, इसने 1925 में एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई जे पटेल को केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुनने में भी सफल रहे थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आजाद हिंद फौज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। देखिए, पहला है स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार गठन मोहन सिंह ने सिंगापुर में किया था। नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर और रंगून में आजाद हिंद फौज के मुख्यालय की स्थापना की थी, ये सही है। तो यहां पर पहला गलत, दूसरा सही है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा वर्ष 1942 में साम्राज्यिक जापानी सेना की सहायता के माध्यम से गठित एक सशस्त्र बल था। यह जो इंडियन नेशनल आर्मी है, इसकी स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में मलाया में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन के उत्थान ने भी आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी के गठन को प्रोत्साहित किया। बोस ने अर्थात सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अंतरिम या अस्थायी सरकार का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के 2 मुख्यालय स्थापित किए, एक रंगून में, दूसरा सिंगापुर में, तथा नए असैन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति द्वारा इंडियन नेशनल या आजाद हिंद फौज को मान्यता प्रदान की गई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत में व्यापार सुगमता को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में किसके द्वारा एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो ये पोर्टल प्रारंभ किया गया विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, इस पोर्टल का पूरा नाम क्या है? एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल, अनुबंध प्रवर्तन पोर्टल। ठीक है, यह पोर्टल अनुबंध प्रवर्तन के मापदंडों के मद्देनजर विधायी और नीतिगत सुधारों के संबंध में सूचना का समग्र स्रोत बनेगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। इस गवर्नर जनरल ने रॉबर्ट क्लाइव द्वारा आरंभ की गई द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। इसने दस्तक अथवा मुफ्त पास की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया और आंतरिक व्यापार को नियंत्रित किया। इसने मुस्लिम विधियों और संबंधित विषयों के अध्ययन एवं शिक्षण के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इसने पूर्व भुगतान डाक व्यवस्था की एक समान प्रणाली शुरू की। उपर्युक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को संदर्भित करता है? तो ये जो है आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को संदर्भित करता है। आगे चलते हैं। जाति व्यवस्था के विरुद्ध मानव मात्र के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं और कोई ईश्वर नहीं का आह्वान निम्नलिखित में किस नेता से संबंधित है? तो ये कुमाबला थुपरिम्बल अयप्पन के द्वारा यह आह्वान किया गया था। ये नारायण गुरु के जो है शिष्य थे और ये केरल के एक समाज सुधारक, विचारक, तर्कवादी, पत्रकार एवं राजनीतिज्ञ थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित सामाजिक धार्मिक सुधारों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, इसमें आपका ब्रह्म सभा की स्थापना कब हुई? 1828 में। बेथुन स्कूल की स्थापना कब होती है? 1849 में। वेदांता कॉलेज की स्थापना कब होती है? 1825 में। तो पहले वेदांता कॉलेज आएगा 3, फिर ब्रह्म सभा की स्थापना 1 और फिर 2, 312, अर्थात ए ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। देखिए, बेथुन स्कूल की स्थापना जेईडी बेथुन द्वारा 1849 में की गई थी। जो महिलाओं की शिक्षा युक्त एक शक्तिशाली आंदोलन का प्रथम परिणाम था।
J.E.D. बेथुन गवर्नर जनरल की परिषद में एक ब्रिटिश विधि सदस्य थे। वहीं हिंदू समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना अगस्त 1828 में की थी। इसके अतिरिक्त भारत में शिक्षा प्रसार के विभिन्न प्रयासों में राजा राम मोहन राय भी सहयोगी थे। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, हालांकि भारत में सर्वप्रथम पुर्तगालियों का आगमन होता है, परंतु वह पूर्व में लंबे समय तक व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखने में असमर्थ रहे थे, क्योंकि इनके व्यापारियों को इसके जमींदार अभिजात वर्ग की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त थी, नहीं कम शक्ति प्राप्त थी। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा, अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में पुर्तगाली नौवहन के विकास में पिछड़ गए, ये सही है। तीसरा, उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा ही इसके कारणों में शामिल है, दूसरा और तीसरा। आगे चलते हैं, सहायक संधि प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, संधि के तहत एक ब्रिटिश रेजिडेंट भारतीय शासकों के दरबार में नियुक्त किया जाता था, सही है। इसे गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग द्वारा लाया गया था, यह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग भारत में एक साम्राज्य की स्थापना हेतु लॉर्ड वेल्लेरी द्वारा किया गया था, जो कि 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल था। तो आपका बी ऑप्शन सही नहीं है। वहीं सी देखें, इस संधि का उद्देश्य फ्रांसीसियों को भारत में अपने प्रभाव के विस्तार से दूर रखना था। तथा डी, हैदराबाद के निजाम पहले भारतीय शासक थे जो इसमें शामिल हुए थे। तो आगे चलते हैं इसमें। अगला है, आंग्ल डच प्रतिद्वंदियों के प्रतिद्वंदिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। आंग्ल डच समझौते में इंडोनेशिया के मसालों के स्रोत द्वीपों से डचों की वापसी शामिल थी, यह कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, हुगली युद्ध में अंग्रेजों की जीत के कारण भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन हुआ, यह सही है। तो यहां पर केवल दूसरा वाला कथन सही है, पहला वाला कथन सही नहीं है। देखिए, आंग्ल डचों के बीच काफी लंबे समय तक युद्ध चलने के बाद वर्ष 1667 में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत ब्रिटिश इंडोनेशिया पर अपने सभी दावे को वापस लेने हेतु सहमत हो गए तथा डच इंडोनेशिया में अपने अधिक फायदेमंद व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने हेतु भारत में व्यापार को त्यागने पर सहमत हुए। डचों ने काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। देखिए, जो चिन सुराह का युद्ध था, जिसे हुगली के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, इसमें 25 नवंबर 1759 को भारत के चिन सुराह के समीप हुआ, जिसने भारत में डचों की महत्वाकांक्षाओं को कुचल दिया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 18। अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसने स्पष्ट रूप से भारत के लिए डोमिनियन स्टेट को प्रस्तावित किया, सही है। युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जहां भारतीय संविधान के संबंध में निर्णय करेंगे, यह भी सही है आपका। तीसरा, इसने वायसराय की विस्तारित कार्यकारी परिषद में अधिकांश भारतीयों की भागीदारी हेतु प्रावधान किया, यह भी सही है। तो यहां पर आपके तीनों कथन सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, भारत के वायसराय लॉर्ड लिनिथगो ने अगस्त 1940 में इसकी घोषणा की थी। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 19। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर चार कथन दिए गए हैं। पहला है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में भारी भीड़ जमा हो गई थी, यह कथन सही है। दूसरा, इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने हत्याकांड के विरुद्ध अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन करने के लिए सत्याग्रह सभा का गठन किया, यह गलत है। तीसरा, इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, यह सही है। चौथा, हंटर आयोग की रिपोर्ट के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जलियांवाला बाग में दायर की कार्रवाई के विरुद्ध मतदान किया था, यह भी गलत है। तो यहां पर आपका पहला और तीसरा सही है, बाकी दूसरा और चौथा गलत है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लें। फरवरी 1919 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया, जिसके सदस्यों ने रॉलेट कानून का पालन न करने तथा गिरफ्तारी और जेल जाने का सामना करने के लिए शपथ ली थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो वाला कथन गलत है।
पंजाब के उपद्रवों की जांच हेतु सरकार द्वारा हंटर समिति नियुक्त की गई थी। यह सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनरल डायर की कार्रवाई के पक्ष में मतदान किया था तथा ब्रिटिश जनता ने मॉर्निंग पोस्ट को जनरल डायर के लिए 30,000 पाउंड की राशि जुटाने में मदद करके अपना समर्थन प्रदर्शित किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 यह है, हाल ही में स्वचालित बैहेतन जल विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो इसे यांगची नदी पर निर्मित किया गया है। कहां पर? यांगची नदी पर निर्मित किया गया है। ये चाइना की नदी है। चीन ने 3 गोज डैम के बाद दूसरी सबसे बड़ी बैहेतन जल विद्युत परियोजना का संचालन प्रारंभ किया है। जो यागची या यागची नदी है, यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो चाइना की सबसे लंबी नदी है ये, इसके साथ एशिया की सबसे लंबी नदी है। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए एकता समझौते अर्थात लखनऊ समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने राजनीतिक सुधारों की संयुक्त योजना प्रस्तुत की। इसमें हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा सही नहीं है। तो ये कथन आपका सही है। इसमें स्वराज की शीघ्र प्राप्ति की मांग रखी गई, ये भी सही है। दोनों संगठनों ने पृथक निर्वाचन मंडल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो ये वाला कथन आपका सही नहीं है। अब इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1916 में होता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इस आंदोलन की या अधिवेशन की 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। पहला, कांग्रेस के दोनों दल अर्थात नरम दल और गरम दल एक साथ आ गए। और दूसरा, प्रसिद्ध कांग्रेस लीग समझौता, या जिसे लखनऊ समझौते के नाम से भी जानते हैं। इस समझौते के अंतर्गत मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों संगठनों ने अपने पुराने मतभेदों को दूर करके सरकार के समक्ष संयुक्त राजनीतिक मांगों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसके अतिरिक्त कांग्रेस और लीग ने मिलकर अपने अपने अधिवेशनों में समान प्रस्ताव पारित किया था। पृथक निर्वाचन मंडल पर आधारित राजनीतिक सुधारों की संयुक्त परियोजना या योजना का प्रस्ताव रखा। साथ ही यह मांग की कि ब्रिटिश सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि वह भारत में स्वशासन पर शीघ्र विचार करेगी। इसके अतिरिक्त इस समझौते में पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया, जिसने भविष्य में भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यहां पे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। यह है 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात निम्नलिखित में से कौन से राज्य उत्तराधिकारी राज्यों के रूप में उभरे हैं? तो इसमें आपका बंगाल, हैदराबाद और अवध रहा है। 1, 2, 5 सी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। देखिए, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से राजनीति में बड़े परिवर्तन होने लगे। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य और उसकी राजनीतिक व्यवस्था के अवशेषों पर बड़ी संख्या में स्वतंत्र एवं अर्ध स्वतंत्र शक्तियों का उदय होता है। इन स्वतंत्र एवं अर्ध स्वतंत्र शक्तियों में बंगाल, अवध एवं हैदराबाद जैसे कुछ राज्यों को उत्तराधिकारी राज्य सक्सेशन स्टेट्स के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति के क्षीण होने के साथ ही मुगल प्रांतों के गवर्नरों ने स्वतंत्र होने का दावा कर दिया। परिणाम स्वरूप ये राज्य अस्तित्व में आए। वहीं अन्य राज्य जैसे कि मराठा, अफगान, जाट और पंजाब मुगल सत्ता के विरुद्ध स्थानीय सरदारों, जमींदारों और किसानों के विद्रोह के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई अग्निप्री मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 6000 किलोमीटर है। नहीं, 6000 किलोमीटर नहीं है, बल्कि 1000 से 2000 किलोमीटर है। 1000 से 2000 किलोमीटर की क्षमता है इसकी। यह एक कनस्तरीकृत मिसाइल है जिसे लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है और इसे रेल के साथ साथ सड़क से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो पहला गलत है, दूसरा आपका यहां पर कथन सही है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, इसे लॉन्च कब किया गया था? 28 जून 2021 को उड़ीसा के तट पर इसे लॉन्च किया गया था। आगे चलते हैं। वायसराय लॉर्ड लिंथगो के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित हुई थी? तो राजकोट सत्याग्रह, अगस्त क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ, ये सभी की सभी घटनाएं जो है इसके समय में घटित होती हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो आपका लॉर्ड लिंथगो रहे, ये सर्वाधिक समय तक भारत के वायसराय रहे। उनका कार्यकाल वर्ष 1936 से लेकर के 1943 तक रहता है। इनके कार्यकाल के दौरान कई सारी घटनाएं हुई, जैसे राजकोट सत्याग्रह। राजकोट सत्याग्रह जो है आपका, ये कब होता है? ये होता है 1938-39 में।
यह विद्रोह राजकोट राज्य की रियासत के शासक के विरुद्ध था। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि राजकोट के शासक, राज्य के शासक को ठाकुर के रूप में जाना जाता था। वहीं इसी के समय विंस्टन चर्चिल वर्ष 1940 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। वर्ष 1942 में भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया, जिसके आधार पर भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद प्रारंभ किया गया था। क्रिप्स मिशन संवैधानिक गतिरोध को दूर करने में विफल रहा था। ये भी इसी समय में आते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि वर्ष 1939 में प्रारंभ होता है इसी के समय में, तथा वर्ष 1945 तक चलता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। सैन्य अभ्यास और भारत के साझेदार राष्ट्र को सम्मिलित करना है। तो देखिए, इन यूनाफोर ये इक्वाडोर के साथ नहीं है, तो ये आपका सही नहीं है, गलत है। दूसरा, पब्बी एंटी टेरर, ये संघीय सहयोग संगठन के साथ में, मतलब इसमें चाइना है, पाकिस्तान है, कई सारे देशों के साथ मिलकर के। वही खंजर किर्गिस्तान के साथ, ये सही है। तो दूसरा और तीसरा यहां पर सही है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो गया। तो देखिए, जो पहला आपका है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इन यूनाफोर, तो पहली बार भारतीय नौसेना यूरोपीय संघ नौसेना बल के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग ले रही है, जो अदन की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है। इसमें फ्रांसीसी, स्पेनिश और इतालवी नौसेनाओं के युद्धपोत सम्मिलित हैं। इस अभ्यास का नाम इन यूनाफोर रखा गया है। वहीं जो किर्गिज वाला था आपका, ये एक सेकंड, किर्गिज, ये 8वें भारत किर्गिज संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का उद्घाटन जो है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रीय गार्ड के विशेष बल ब्रिगेड में किया गया था। यह अभ्यास वर्ष 2011 में प्रथम बार प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 26 पर। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक समूह या समूहों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था? मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन तीनों ने नहीं लिया था। तो डी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। देखिए, अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की था। भारत छोड़कर जाने के लिए, अंग्रेजों को विवश करने के लिए हेतु एक सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन करो या मरो आरंभ करने का निर्णय लिया। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सक्रिय अनेक राजनीतिक समूह भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध थे। इनमें मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कुछ रियासतें शामिल थीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एक वाणिज्यिक अभिकरण के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया। सही है। दूसरा, इस अधिनियम में कंपनी के ऋणों को भारत सरकार द्वारा वहन किए जाने का प्रावधान किया गया। यह भी सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। अब इसके बारे में और देखें। 1833 का चार्टर अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यक्षेत्र एवं प्राधिकार को परिभाषित करने वाला एक महत्वपूर्ण संवैधानिक दस्तावेज था। इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक वाणिज्यिक अभिकरण नहीं रही। अन्य शब्दों में कहें तो इसके पश्चात यह सम्राट या क्राउन के राजनीतिक अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगी। इसके पश्चात फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ये जो अधिनियम आया इसके बाद। और इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। टीवी मैकाले सपरिषद गवर्नर जनरल के प्रथम विधि सदस्य थे। 1833 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी के चाय और व्यापार पर चीन के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। इसके साथ साथ कंपनी के ऋणों का भुगतान भारत सरकार द्वारा वहन करने का भी प्रावधान किया गया। भारत सरकार को अपने शेयरधारकों को उनकी पूंजी पर 10% वार्षिक लाभांश का भुगतान भी करना था। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। निजामुल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला, निजामुल मुल्क आसफ जाह अवध राज्य का संस्थापक तो नहीं, हैदराबाद का संस्थापक था। ठीक है, 1724 में हैदराबाद की स्थापना करता है। इसके लिए वह मुगल सम्राट जहांगीर शाह का समकालीन था? नहीं, यह सम्राट मोहम्मद शाह का समकालीन था। सम्राट मोहम्मद शाह का समकालीन था, ना कि जहांगीर शाह का। इसके अतिरिक्त उसने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। यह सही है। तो यहां पर केवल तीसरा वाला कथन ही आपका सही है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति थे? नहीं, गलत है।
विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को बाधित करना था। तो ये गलत है, बाधित करना नहीं था। तो दोनों कथन सही नहीं है, तो यहां पे इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 में। देखिए, अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया। सत्याग्रह को व्यक्तिगत रखा गया था ताकि भारत में बड़े पैमाने पर उथल पुथल से ब्रिटेन का युद्ध प्रयास बाधित ना हो। आचार्य विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति थे, जवाहरलाल नेहरू दूसरे और ब्रह्मदत्त तीसरे व्यक्ति थे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। तो यह घोषणा इनके द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारतवासियों को सत्ता सौंपकर वापस भारत छोड़ देगी। 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र किए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, और बड़े पैमाने पर रक्तपात और सांप्रदायिक दंगों से बचने हेतु कांग्रेस के राष्ट्रपति नेता भारत के विभाजन के लिए सहमत हो गए, परंतु उन्होंने तब भी द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। तो यहां पर आपका पहला कथन जो है वो सही नहीं है, और पहला कथन सही नहीं है और दूसरा भी कथन सही नहीं है। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका सही हो गया। आगे चलते हैं, वह एक सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवा आईसीएस अधिकारी और उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। उन्होंने 20वीं शताब्दी के आरंभ में अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने 1757 के बाद से औपनिवेशिक शासन के संपूर्ण आर्थिक अभिलेखों या रिकॉर्डों की सूक्ष्मता से जांच की। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है? तो रोमेश चंद्र दत्त का वर्णन किया गया है। किसका? रोमेश चंद्र दत्त का वर्णन किया गया है। देखिए, वर्ष 1870 से लेकर के 1905 के दौरान ब्रिटिश भारत का आर्थिक विश्लेषण करने वाले 3 प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे और रोमेश चंद्र दत्त थे। रोमेश चंद्र दत्त एक सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवा आईसीएस अधिकारी थे। उन्होंने 20वीं शताब्दी 1901 के आरंभ में अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने 1757 के बाद से औपनिवेशिक शासन के संपूर्ण आर्थिक अभिलेखों की सूक्ष्मता से जांच की थी। आर.सी. दत्त ने कहा कि यदि भारत आज निर्धन है तो यह आर्थिक कारणों के संचालन की वजह से है। आर.सी. दत्त यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में प्रवक्ता थे। उन्होंने आर्थिक राष्ट्रवाद पर अपना प्रसिद्ध शोध पत्र या थीसिस लिखा था या पूरा किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में सुर्खियों में रहा कार्बिज बे घोषणा संबंधित है किससे? तो ये जो है आपका भविष्य की बीमारियों से लड़ने और उनकी रोकथाम हेतु बहुपक्षीय स्वास्थ्य संरचना के समर्थन से संबंधित है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, हाल ही में G7 समूह के देशों ने G7 शिखर सम्मेलन में कार्बिज बे घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य भविष्य की महामारियों को रोकना है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको व्यवस्थित करते हैं। नादिर शाह का आक्रमण कब होता है? 1739 में। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? 1761 में। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है? 1799 में। तो सबसे पहले क्या आएगा? नादिर शाह का आक्रमण, इसके बाद आपका आएगा पानीपत का तीसरा युद्ध आएगा, फिर बक्सर का युद्ध आएगा और फिर टीपू सुल्तान की मृत्यु आएगी। तो यहां पर आपका 1324 अर्थात सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में सुर्खियों में रहा बिचकुम्बे ये क्या है? तो ये जो है हाल ही में पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले एक उल्का पिंड है, जो बी ऑप्शन में दिया गया है। देखिए, बिचकुम्बे उल्का पिंड का एक टुकड़ा जो फरवरी 2021 में यूनाइटेड किंगडम में ग्लास्टरशायर के बिचकुम्बे शहर में गिरा था। इसे यूके के राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। व्यक्तित्व और आंदोलन की। देखिए, विष्णु शास्त्री पंडित ये विधवा पुनर्विवाह संघ से संबंधित है, सही है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, पारसी लॉ एसोसिएशन, तीनों के तीनों सुमेलित हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 में। देखिए, विष्णु शास्त्री पंडित का जन्म 1827 में सतारा जिले के बाधवा में हुआ था। 28 जनवरी 1866
को फुले के आंदोलन से प्रेरित विष्णु शास्त्री ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था खोली। इस संस्था को विवाहो तोजक मंडल या विधवा पुनर्विवाह संघ के रूप में जाना जाता था। देखिए, तत्वबोधिनी सभा की बात करें तो इसकी स्थापना 1839 में होती है। संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। इसके अतिरिक्त देखें तो यहां पर पहला दूसरा सही हो गया। तीसरा, दादा भाई नौरोजी का पारसिला एसोसिएशन। तो नौरोजी फरुदुंजी और दादा भाई नौरोजी ने रहनुमाई मजदायशन सभा की स्थापना की और पारसी धर्म की शुद्धि के लिए काफी प्रयास किए। 1855 में एक जनसभा में पारसिला एसोसिएशन का आयोजन किया गया, जिसमें मानेकजी नशरवानजी पेटिट और फुरदुंजी शोरोबजी और दादा भाई नौरोजी ने संस्थापक सदस्यों के रूप में 3000 पारसियों के साथ भाग लिया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। देखिए, 1857 के विद्रोह के पीछे निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? जमींदारों की संपत्तियों को जब्त करना, सही है। उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों का बहिष्करण, यह भी सही है। प्रशासन के निचले स्तर पर भ्रष्टाचार की व्यापकता, यह भी सही। तीनों के तीनों कारण थे, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। शाही भारतीय नौसेना विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाही भारतीय नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे में HMIS तलवार के नाविकों द्वारा प्रारंभ किया गया था, सही है। शाही भारतीय नौसेना विद्रोह के दौरान जहाज के मस्तूल पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे फहराए गए थे, यह भी सही है। यहां पर सी ऑप्शन अर्थात दोनों कथन सही हैं, यह सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें एक सेकेंड आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। 38 क्वेश्चन नंबर क्या है? अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रथम सत्र कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के साथ आयोजित किया गया था, नहीं, ये गलत है। यह दूसरा किया गया था इसके साथ में, पहला नहीं, तो गलत हो गया। दूसरा, अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा बंबई सत्र में किसान घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया। किसान घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया, यह आपका कथन सही है। तो यहां पे कौन सा कथन सही है? तो पहला गलत है, दूसरा सही है। बी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है वर्ष 1936 में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष और NG रंगा इसके महासचिव थे। महाराष्ट्र के फैजपुर अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा का दूसरा सत्र कांग्रेस अधिवेशन के साथ आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता NG रंगा द्वारा की गई थी। वहीं भारतीय किसान कांग्रेस सभा का पहला सत्र वर्ष 1936 में ही लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस सत्र को जवाहरलाल नेहरू द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया गया था और अखिल भारतीय किसान समिति द्वारा बंबई सत्र में किसान घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में सुर्खियों में रहा CHIME परियोजना क्या है? तो ये ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में स्थिर रेडियो टेलीस्कोप है, ठीक है। कनाडाई हाइड्रोजन तीव्रता मानचित्रण प्रयोग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट, CHIME परियोजना एक परिवर्तनकारी नया कैनेडियन टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप है, जिसे खगोल भौतिकी एवं ब्राह्मणिकी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में अवस्थित है। यह जो CHIME है, यह एक नया रेडियो टेलीस्कोप है जिसमें कोई गतिशील भाग नहीं है। देखिए, हाल ही में कनाडाई हाइड्रोजन तीव्रता मानचित्रण प्रयोग CHIME के वैज्ञानिकों द्वारा टेलीस्कोप की प्रथम फास्ट रेडियो ब्रस्ट कैटलॉग में फास्ट रेडियो ब्रस्ट का सबसे बड़ा संग्रह एकत्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। वाड़ीवास का युद्ध भारत में यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुए संघर्ष में निर्णायक युद्धों में से एक था। यह निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य लड़ा गया? तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य में, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य यह युद्ध लड़ा गया। देखिए, वर्ष 1756 में यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध के प्रारंभ ने दक्षिण भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के तीसरे एवं निर्णायक दौर के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। तृतीय कर्नाटक युद्ध का सबसे निर्णायक युद्ध वर्ष 1760 में हुआ वाड़ीवास का युद्ध था। वाड़ीवास के युद्ध में अंग्रेजों के जनरल आयरकूट ने काउंट थॉमस आर्थर डी लाली के नेतृत्व वाले फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया और बस्सी को कैद कर लिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान भारत में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व समाप्त हो गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे।
भगवती चरण बोहरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक लिखी, सही है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, ये भी सही है। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे, ये भी सही है। तीनों के तीनों कथन सही है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी राजनीति के लगभग सभी प्रमुख नेता जैसे जोगेश चटर्जी, सूर्यसेन, जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा, भगवती चरण बोहरा और जयदेव कुमार अहिंसक असहयोग आंदोलन के उत्साही प्रतिभागी थे। देखिए, भगवती चरण बोहरा ने आजाद के आग्रह पर और उनके साथ पूरी चर्चा के बाद क्रांतिकारी विचारधारा के प्रसिद्ध बयान द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब का मसौदा लिखा। इस पुस्तक में क्रांति को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया गया, जिसका उद्देश्य एक ऐसी नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना जिसमें राजनीतिक और आर्थिक शोषण असंभव हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ विद्रोह या आंदोलन है, दूसरी तरफ क्षेत्र और उसके भूभाग है। तो देखिए, जो दक्कन के दंगे होते हैं तेलंगाना में नहीं होते हैं, बल्कि विशेषकर ये पश्चिमी भारत अर्थात विशेषकर महाराष्ट्र में होते हैं। मोपला विद्रोह ये महाराष्ट्र नहीं बल्कि केरला में 1921 में होता है। बारदौली आंदोलन ये आपका बारदौली सत्याग्रह ये आपका गुजरात में होता है, ये सही है। बी ऑप्शन यहां पर आपका सही है। और ये होता कब है? 1926 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहां पे नेता और उससे संबंधित क्षेत्र को सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए, नाना साहब जो है ये ग्वालियर से संबंधित नहीं थे, ग्वालियर इनका क्षेत्र नहीं था। खान बहादुर खान का कानपुर था, कुंवर सिंह का बिहार था। तो दूसरा और तीसरा यहां पर सही हो जाएगा। नाना साहब का जो क्षेत्र था वो आपका कानपुर था। कानपुर वाला जो क्षेत्र है नाना साहब, तैतर तोपे और अजीमुल्ला खान का रहा है। तो यहां पे दूसरा और तीसरा सही है, अर्थात बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। तो 44 को देखें, हाल ही में सुर्खियों में रहा पैसिफाई क्या है? तो पैसिफाई अंतर्राष्ट्रीय आकाश सर्वेक्षण परियोजना है। पैसिफाई एक आकाश सर्वेक्षण परियोजना है। इसके बारे में देखें थोड़ा सा। देखिए, पोलर एरियाज स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट, जिसे शॉर्ट में क्या कहा गया है? पैसिफाई कहा गया है। एक सेकेंड, ये पैसिफाई कहा गया है। और इस परियोजना में जो है भारत भी शामिल है और इस परियोजना के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी आकाश सर्वेक्षण परियोजना चलाई जा रही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यह सूचकांक संपूर्ण भारत में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में कॉलेज की शिक्षा के प्रदर्शन को मापता है। नहीं, कॉलेज की नहीं बल्कि स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन को मापता है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, नहीं, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। पहला जो था इसके बारे में शिक्षा मंत्रालय ने संदर्भ वर्ष 2017-18 के लिए वर्ष 2019 में पहला पीजीआई जारी किया था, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया था, ठीक है। यहां ध्यान रखिएगा कि राज्यों को श्रेणीबद्ध किया जाता है, ना कि रैंक प्रदान की जाती है इस ग्रेडिंग सिस्टम में। आगे चलते हैं, तो यहां पर आपके दोनों कथन सही नहीं थे, डी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, साप्ताहिक समाचार पत्र गदर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम से प्रकाशित किया जाता था, सही है। इसका प्रथम संस्करण गुरुमुखी में प्रकाशित हुआ, नहीं, उर्दू में प्रकाशित हुआ था। तो कौन सही है? पहला वाला कथन यहां पर आपका सही है। बाद में देखिए, 1 नवंबर 1913 को उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया प्रथम संस्करण, फिर 9 दिसंबर से यह गुरुमुखी में छपने लगा था। देखिए, गदर दल भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने हेतु एक संगठित क्रांतिकारी समूह था। इसे कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय प्रवासियों द्वारा संगठित किया गया था। दल का संगठन एक साप्ताहिक समाचार पत्र गदर के इर्द गिर्द घूम किया गया था। गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को स्थित इसके मुख्यालय युगांतर आश्रम से किया जाता था। गदर दल के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना तथा लाला हरदयाल शाह संस्थापक थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। हाल ही में सुर्खियों में रहा B3W पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। B3W पहल का उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों की अवसंरचनात्मक जरूरतों को पूरा करना, सही है। यह आसियान समूह के सदस्य देशों के बीच साझेदारी है, तो ये सही नहीं है। यहां पे आपका पहला वाला ही केवल कथन सही है, दूसरा वाला सही नहीं है।
तो सही क्या है, देखिए हाल ही में G7 ने बीजिंग की बहु ट्रिलियन डॉलर की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI योजना के प्रत्युत्तर में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, इसी को B3W कहते हैं, नामक एक वैश्विक अवसंरचना योजना का अनावरण किया है। अमेरिका से प्रेरित बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड परियोजना को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिल्डन तथा अन्य देशों के नेतागण द्वारा चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को संबोधित करने तथा निम्न और मध्यम आय वाले देशों में अत्यधिक अवसंरचनात्मक संरचनाओं की आवश्यकता की पूर्ति करने में मदद करने के लिए ठोस कार्रवाई हेतु अपनाया गया है। देखिए ये जो आपका बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड वाला प्रोग्राम है, यह पहल 2035 तक विकासशील देशों द्वारा 40 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता को सीमित करने में मदद करने के लिए एक पारदर्शी अवसंरचना साझेदारी प्रदान करेगा। B3W अर्थात बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड परियोजना का उद्देश्य पर्यावरण एवं जलवायु, श्रम सुरक्षा उपायों, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार विरोधी विषयों पर अत्यधिक बल देना है। आगामी वर्षों में B3W निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए सामूहिक रूप से सैकड़ों अरब डॉलर के अवसंरचनात्मक निवेश उत्प्रेरित करेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। 1946 में गठित भारत की अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसका गठन सितंबर 1946 में हुआ था, जिसमें केवल कांग्रेस के सदस्य शामिल थे। सही है। राजेंद्र प्रसाद अंतरिम सरकार के वास्तविक या स्थायी अध्यक्ष थे? नहीं, जवाहरलाल नेहरू थे। मुस्लिम लीग ने कभी भी अंतरिम सरकार में भाग नहीं लिया था, यह भी गलत है। केवल यहां पे पहला सही, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन देश के ब्रिटिश उपनिवेश से एक स्वतंत्र गणराज्य में परिवर्तन की निगरानी के लिए किया गया था। आरंभ में इसे जवाहरलाल नेहरू की वास्तविक या स्थायी अध्यक्षता में केवल कांग्रेस सदस्यों द्वारा गठित किया गया था। यह मुस्लिम लीग की इस मांग के विरुद्ध था कि सभी समझौते लीग को स्वीकार होने चाहिए। देखिए भले ही एक पृथक राष्ट्र की मांग पर बल देते हुए मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था, किंतु अंततः वह इसमें शामिल हो गई थी। इसमें लियाकत अली मुस्लिम लीग के कुछ अन्य सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक विख्यात संस्कृत विद्वान होने के बावजूद उन्हें भारतीय और पश्चिमी संस्कृत के सुखद मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता। सही है। इन्होंने संस्कृत भाषा पर केवल उच्च जातियों के एकाधिकार होने का विरोध किया, यह भी सही है। वे भारत में विधवा पुनर्विवाह के ध्वजवाहक थे, यह भी सही है। उन्होंने संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य के रूप में भी काम किया, यह भी सही है। उपर्युक्त दिए गए कथनों द्वारा निम्नलिखित में से किसके व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है? तो ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर भारतीय शिक्षक एवं समाज सुधारक थे। उन्होंने भारत में विशेष रूप से अपने मूल निवास स्थान बंगाल में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ करने हेतु सर्वोत्तम कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचकों ने होम चार्जेज को भारत से धन निकासी के तरीकों में से एक होने पर बल दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा होम चार्जेज का सही वर्णन करता है? तो देखिए भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋण का पर ब्याज नहीं, भारत में कार्यरत ब्रिटिश नागरिक एवं सैन्य नागरिकों का वेतन, ये भी नहीं, ब्रिटेन में भारत सरकार के खर्चे, इसको शामिल किया गया है। ठीक है। जबकि डी देखें, भारत में ब्रिटिश पूंजीपतियों को लाभ, ये नहीं है इसमें। राष्ट्रवादी नेताओं ने इंगित किया कि भारत की पूंजी एवं धन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन को निम्नलिखित रूपों में हस्तांतरित किया जा रहा है अथवा उसका बहिर्गमन हो रहा है। जैसे भारत में कार्यरत जो है ब्रिटिश नागरिक एवं सैन्य अधिकारियों के वेतन तथा पेंशन के रूप में, भारत सरकार द्वारा दिए गए या लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में, भारत में ब्रिटिश पूंजीपतियों के लाभ के रूप में, गृह व्यय या होम चार्जेज अर्थात ब्रिटेन में भारत सरकार के खर्चों के रूप में थे। तो यहां पर 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।